A very good morning, students. How are you all? I hope सबने कल का पार्ट 2 देखा होगा और सबने अच्छे से सुना होगा और समझा होगा और एंड आई होप कि सबने एटलीस्ट वीडियो तो देखी ही होगी और सुनी होगी. नाउ मूविंग टू दी फर्दर. आज हमारा पार्ट 3 है और हम आज पेज नंबर 82 पे जो एक्टिविटी नंबर 2 दी हुई है वहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं. हमने कल यहीं तक छोड़ा था कि हम अब पढ़ेंगे. वी नो दैट सम प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स. हमें पता कि हम कोई प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे जो सीड्स में से उगते हैं. लेट अस लुक एट सम अबायोटिक फैक्टर्स एंड देयर इफेक्ट ऑन सीड्स. अब हम कुछ अबायोटिक फैक्टर जैसे कि सनलाइट, वाटर, एयर, इन सब के बारे में पढ़ेंगे कि इनका क्या रोल होता है इन प्लांट्स को ग्रो करने में ऑन सीड्स एज दे ग्रो इनटू यंग प्लांट्स. इनको ग्रो करने में इनका क्या इफ़ेक्ट रहता है, इनका क्या हेल्प होती है, इफ़ेक्ट क्या रहता है वो हम जानेंगे. सो ऑन दिस बेसिस वी हैव एक्टिविटी 2. प्लीज़ होल्ड ऑन योर पेंसिल्स एंड लिसन वेरी केयरफुली एंड स्टे वेरी फोकस्ड. सो नाउ आई एम स्टार्टिंग द रीडिंग. रिकॉल एक्टिविटी 5 इन चैप्टर 1. जो एक्टिविटी 5 करी थी हमने सबसे फर्स्ट वाले चैप्टर में, वो याद करो. क्या था उसमें? वी मेड स्प्राउट्स फ्रॉम मूंग एंड चना सीड्स. जो हमने उनको पानी में भिगो दिया था, गीले कपड़े में डाल दिया था, फिर जो हमने अगले दिन खोल के देखा था तो उसमें से वाइट कलर के कुछ निकल रहे थे, कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से कुछ निकल रहे थे जो बाहर आ गए थे उसमें से. सो देवर स्प्राउटेड. उसका मतलब था कि वो उग रहे हैं. चना सीड्स, व्हेन द सीड्स टर्न इनटू अ स्प्राउट. जब वो स्प्राउट बन गए थे, इट जर्मिनेटेड, मतलब वो जर्मिनेट हो गया था. दिस वॉज द बिगनिंग ऑफ अ न्यू प्लांट फ्रॉम द सीड. ये एक बिगनिंग थी नए प्लांट की सीड में से. कलेक्ट सम ड्राई मूंग सीड्स. कुछ सूखे मूंग के जो सीड्स हैं वो इकट्ठे करो. कीप अ स्मॉल हीप ऑफ सीड्स असाइड एंड सोक द रेस्ट इन द वाटर फॉर अ डे. थोड़ों को साइड रख दो और आधे सीड्स को पानी में भिगो के रख दो. डिवाइड द सोक्ड सीड्स इनटू 4 पार्ट. और जो सोक्ड सीड्स हैं, जो पानी में भिगोए हुए सीड्स हैं, उनको 4 पार्ट में डिवाइड करो. कीप 1 पार्ट कम्प्लीटली सबमर्ज्ड इन वाटर फॉर 3-4 days. अब जो 4 पार्ट किए, जो 4 हिस्से किए उन सीड्स के, उसमें से एक को अच्छे से पानी में भिगो के 3-4 दिन के लिए रख दो. डू नॉट डिस्टर्ब द ड्राई सीड्स एंड दो सबमर्ज्ड इन वाटर. अब जो हमने जो स्टार्टिंग में जो सूखे निकाले थे साइड से, उनको और इन वालों को जिनको हमने कम्प्लीटली पानी में डुबो के रखा है, इनको डिस्टर्ब मत करना बिल्कुल ही. कीप 1 पार्ट ऑफ सोक्ड सीड्स इन अ सनी रूम एंड अनदर इन अ कम्प्लीटली डार्क रीजन लाइक अ कबर्ड दैट डज नॉट अलाउ एनी लाइट टू कम इन. अब जो 4 पार्ट में से हमने एक पार्ट तो सबमर्ज्ड कर दिया था. जो दूसरा पार्ट है, एक को आप बिल्कुल सनी रूम में रख दो, मतलब जहाँ पे रोशनी आती हो, और दूसरे को बिल्कुल डार्क एरिया में जैसे कि कबर्ड में रख दो जहाँ बिल्कुल लाइट वगैरह नहीं जाती हो. कीप द लास्ट पार्ट इन वेरी कोल्ड सराउंडिंग्स, से इन अ रेफ्रिजरेटर और विथ आइस अराउंड देम. और जो चौथा पार्ट जो बच रहा है आखिरी का, उसको आप बिल्कुल ठंडी जगह पे सेट अ रेफ्रिजरेटर, जो फ्रीज़र होता है, उसमें जाके रख दो आइस के साथ, जहाँ पे आइस हो आसपास. सेट दीज 3 पार्ट्स टू जर्मिनेट बाय रिंसिंग देम एंड ड्रेनिंग द वाटर एवरी डे. अब जो ये 3 पार्ट हैं, इन सबको क्या करो, इसको ध्यान दो और इसमें से पानी निकाल के रोज़ नोटिस करते जाओ. व्हाट डू यू नोटिस आफ्टर अ फ्यू डेज. अब आप कुछ दिनों बाद क्या नोटिस करोगे? डू द सीड्स इन ऑल द 5 पार्ट्स जर्मिनेट इक्वली. क्या पांचों जो हमने अलग अलग जगह पे रखे हैं, एक को सनी में, एक को कम्प्लीटली डार्क में, एक को रेफ्रिजरेटर में, एक को सबमर्ज्ड, और एक को खाली रखा था जो सूखे निकाल के रखे थे, क्या ये इसमें इक्वली जर्मिनेट हो रहे हैं? क्या ये मतलब इक्वली बढ़ रहे हैं क्या? डू यू फाइंड स्लोअर और नो जर्मिनेशन इन एनी ऑफ दीज. क्या किसी में धीरे धीरे जर्मिनेशन हो रहा है, किसी में कुछ भी जर्मिनेशन नहीं हो रहा है? ऐसा आपने कुछ नोटिस किया? Yeah. So here it is. Do you find that abiotic factors like air, water, light and heat are very important for growth of plants? हमें इतना तो पता ही है जो plants के लिए sunlight, water, air कितना important रहता है.
So these abiotic factors are very very important for the growth of a plant. In fact, these abiotic factors are important for all living organisms. और ये जो अबायोटिक फैक्टर्स हैं जैसे सनलाइट, एयर, वाटर, ये हम सब लोगों के लिए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं. We find that organisms exist in very cold as well as very hot climates and surroundings, isn't it? हमने देखा कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ठंडी से ठंडी जगह पे भी मिलते हैं और वो गर्म से गर्म जगह पे भी मिलते हैं. हाउ डू दे मैनेज टू सर्वाइव? वो वहाँ पे इन डिफ़िकल्ट टिपिकल सिचुएशन में कैसे सर्वाइव करते हैं. दैट इज़ वेयर अडेप्टेशन कम्स इन. और यहीं पे आता है वर्ड अडेप्टेशन, कि यहीं पे अडेप्टेशन आता है कि इतनी गर्म और डिफ़िकल्ट सिचुएशन पे भी कैसे वो अपने आप को केपेबल बनाते हैं ज़िंदा रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए. अडेप्टेशन डज नॉट टेक प्लेस इन अ शॉर्ट टाइम. थोड़े टाइम में, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में अडेप्टेशन नहीं हो जाता. ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स द अबायोटिक फैक्टर्स ऑफ अ रीजन चेंज. हज़ारों साल तक जो वहाँ के जो अबायोटिक फैक्टर्स होते हैं, धूल, मिट्टी, एयर, वाटर, टेम्परेचर वगैरह, ये सब चेंज होता रहता है. दोज एनिमल्स विच कैन नॉट अडेप्ट टू दीज चेंजेस डाई आउट. और जो कुछ एनिमल्स अडेप्ट नहीं कर पाते अपने आप को, वो मर जाते हैं. एंड ओनली द अडेप्टेड वन सर्वाइव. और जो अडेप्ट कर पाते हैं वो सर्वाइव करते हैं. एनिमल्स अडेप्ट टू डिफरेंट अबायोटिक फैक्टर्स इन डिफरेंट वेज. जो एनिमल्स हैं वो डिफरेंट हर जगह का अबायोटिक फैक्टर अलग अलग होता है, उसके अकॉर्डिंगली वो अपने आप को धीरे धीरे अडेप्ट करते हैं, डिफरेंट वेज में अडेप्ट करते हैं. द रिजल्ट इज़ वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन डिफरेंट हैबिटेट्स. इसी वजह से हमारे पास वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, वेराइटी ऑफ लिविंग क्रिएचर्स, वेराइटी ऑफ एनिमल्स हैं अलग अलग डिफरेंट रीजन्स में. Let us look at some habitats, the abiotic factors of these and the adaptation of animals to these habitats. अब हम कुछ हैबिटेट्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि टेरेस्ट्रियल, एक्वाटिक के बारे में पढ़ेंगे, और यहाँ पे कैसे अबायोटिक फैक्टर्स होते हैं, और वहाँ पे जो एनिमल्स होते हैं उस पर्टिकुलर हैबिटेट में, वहाँ पे वो कैसे अपने आप को सर्वाइव करते हैं. सो मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, इट इज़ 9.3 अ जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटेट्स. अब हम क्या पढ़ेंगे, डिफरेंट हैबिटेट्स के बारे में पढ़ेंगे. सो फर्स्ट वन आउट ऑफ ऑल इज़ सम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स. जैसे मतलब लैंड, जो ज़मीन पर रहते हैं वो, उसके बारे में. फर्स्ट इज़ डेजर्ट. वी डिस्कस द अबायोटिक फैक्टर्स ऑफ अ डेजर्ट एंड द अडेप्टेशन इन कैमल्स टू दीज. हमने अभी पीछे एक दो पेज पीछे हमने पढ़ा था, कल वाली वीडियो में पढ़ा था कि डेजर्ट में कैसा होता है और कैमल्स कैसे अडेप्ट करते हैं. व्हाट अबाउट अदर एनिमल्स एंड प्लांट दैट आर फाउंड इन डेजर्ट्स. पर दूसरे एनिमल्स क्या बस पूरे डेजर्ट में क्या कैमल ही होता है क्या? नहीं, अलग अलग एनिमल्स भी होते हैं. और क्या बस प्लांट्स में से क्या कैक्टस होता है बस? नहीं, और भी प्लांट्स होते हैं. तो वो कैसे अडेप्ट करते हैं? डू दे हैव द सेम काइंड ऑफ अडेप्टेशन? क्या उनके पास भी कैमल या कैक्टस जैसे अडेप्टेशन फीचर्स होते हैं क्या? There are desert animals like rats and snakes which do not have the long legs that the camel has. डेजर्ट में चूहे भी होते हैं, रैट्स भी होते हैं, स्नैक्स भी होते हैं, पर इनके पास तो लॉन्ग लेग्स नहीं होते हैं कैमल जैसे, सो दैट वो हीट जो मिट्टी में जो हीट है उससे बचा के उससे अब बॉडी को सेफ रख पाए, उनके पास तो नहीं होते हैं. फिर टू स्टे अवे फ्रॉम द इंटेंस हीट ड्यूरिंग द डे. हीट से बचाने के लिए उनके पास तो लॉन्ग लेग्स नहीं होते हैं. दे स्टे इन बोरोज डीप इन द सैंड. वो किस में रहते हैं? वो नीचे ज़मीन में, वो नीचे गड्ढे बना लेते हैं, उसमें जाके रहते हैं. फिगर 9.4. अब इधर फिगर देख सकते हो, डेजर्ट एनिमल इन बोरोज, कैसे वो ज़मीन के अंदर जाके गड्ढे बना लेते हैं इधर जाके, सो दैट वो हीट इंटेंस जो वहाँ की वो तपती जो गर्मी होती है, गर्म जो होता है, उससे अपने आप को बचा पाएँ और ज़िंदा रह पाएँ. दीज एनिमल्स कम आउट ओनली ड्यूरिंग द नाइट व्हेन इट इज़ कूलर. और ये तभी बाहर आते हैं जब थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, जो टेम्परेचर जब थोड़ा सा कूलर हो जाता है. फिगर 9.5 शोज सम टिपिकल प्लांट्स दैट ग्रो इन डेजर्ट. हाउ आर दीज अडेप्टेड टू द डेजर्ट. और जो फिगर 9.5 है, सम टिपिकल प्लांट दैट ग्रो इन डेजर्ट, ये कुछ प्लांट्स के बारे में बताते हैं अदर देन कैक्टस, कि वो कैसे उगते हैं, वो कैसे अडेप्ट करते हैं. नाउ कम्स एक्टिविटी 3. ब्रिंग अ पॉटेड कैक्टस एंड अ लीफी प्लांट टू द क्लासरूम.
एक कैक्टस लेके आओ और एक लीफी प्लांट लेके आओ क्लासरूम में, मतलब लेके आओ अपने पास। टाई पॉलीथीन बैग्स टू सम पार्ट ऑफ द टू प्लांट्स, और दोनों दोनों जो एक जो कैक्टस और एक जो लीफी प्लांट है दोनों के ऊपर पन्नी बांध दो, एज वॉज डन फॉर एक्टिविटी 4 इन चैप्टर 7। हमने चैप्टर 7 में भी एक्टिविटी की थी जब हम ट्रांसपरेशन पार्ट्स ऑफ प्लांट में हम ट्रांसपरेशन के बारे में पढ़ रहे थे, तब भी हमने 2 पॉट्स लिए थे और पन्नी बांधी थी उनके ऊपर, वैसे ही करना है इसमें भी। वेयर वी स्टडीड ट्रांसपरेशन इन प्लांट्स, लीव द पॉटेड प्लांट इन द सन एंड ऑब्जर्व आफ्टर फ्यू आवर्स। पॉटेड प्लांट पर पन्नी चढ़ा के उसको थोड़ी देर के लिए सन में रख दो और बाद में नोटिस करो। व्हाट डू यू सी, क्या देखा आपने? डू यू नोटिस एनी डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ वाटर कलेक्टेड ऑन द 2 पॉलीथीन बैग्स? अब जो पॉटेड प्लांट है और जो लीफी प्लांट है, इन दोनों में आपने क्या देखा? क्या जो पॉलीथीन जो बांधी थी उसमें क्या पानी इकट्ठा हुआ? दोनों का इक्वल पानी इकट्ठा हुआ क्या? ट्रांसपिरेशन हुआ क्या? डेजर्ट प्लांट्स लूज वेरी लिटिल वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन। तो वही बता रहे हैं कि जो कैक्टस जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं वो बहुत कम पानी निकालते हैं ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस से। The leaves in desert plants are either absent, very small, or they are present in the shape of spines. वो बोल रहे हैं जो लीव्स होती हैं जो डेजर्ट प्लांट्स की, वो या तो नहीं होती हैं, एब्सेंट होती हैं, या बहुत छोटी होती हैं, या फिर वो स्पाइंस कांटों के शेप में होती हैं। दिस हेल्प्स इन रिड्यूसिंग लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स थ्रू ट्रांसपिरेशन, और इसी वजह से वो ट्रांसपिरेशन में पानी कम निकलता है, कम लॉस होता है पानी का। The leaf-like structure you see in the cactus is in fact its stem. और जो आप कैक्टस में जो है ये लीफ जैसा स्ट्रक्चर देखते हो ना, जो आपको लीफ लगता है वो लीफ नहीं होता, एक्चुअली वो उसकी स्टेम होती है। फिगर 9.5 यहाँ पे वो लीफ नहीं होती है, वो उसकी एक्चुअली स्टेम होती है, इट्स स्टेम। फोटोसिंथेसिस इन दीज प्लांट्स इज़ यूजुअली कैरीड आउट बाय द स्टेम। और ऐसे प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस है वो यूजुअली स्टेम्स के थ्रू ही होता है। हमने तो फोटोसिंथेसिस पढ़ा था कि हमने लीव्स के थ्रू होता है, बट इसमें जो डेजर्ट प्लांट्स है कैक्टस में यूजुअली स्टेम के थ्रू होता है। द स्टेम इज़ ऑल्सो कलर्ड विद अ थिक वैक्सी लेयर विच हेल्प्स टू रिटेन वाटर। जो स्टेम होती है वो थिक वैक्सी लेयर से कवर्ड रहती है, सो दैट पानी का ज़्यादा लॉस ना हो। Most desert plants have roots that go very deep into the soil for absorbing water. और जो ज़्यादातर जो डेजर्ट प्लांट होते हैं उनकी जो रूट्स होती हैं वो सॉइल में बहुत डीप होती हैं, सो दैट बहुत मतलब अंदर से गहराई में से वो पानी को एब्जॉर्ब कर पाएँ। तो ये था हमारा डेजर्ट के बारे में। नाउ कम्स हियर दी माउंटेन रीजन्स। सॉरी, These habitats are normally very cold and windy. यहाँ के हैबिटाट्स कैसे होते हैं? यहाँ के हैबिटाट्स ठंडे और बहुत विंडी, मतलब हवाएं चलती रहती हैं। इन सम एरियाज स्नोफॉल मे टेक प्लेस इन विंटर्स। पहाड़ों पर मतलब यहाँ पे कभी कभार स्नोफॉल भी होता है। देयर इज़ अ लार्ज वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन द माउंटेन रीजन्स। हैव यू सीन द काइंड ऑफ ट्रीज शोन इन फिगर 9.6? यहाँ पे बहुत अलग अलग तरह के प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं। क्या आपने ऐसे प्लांट्स देखे हैं माउंटेन रीजन्स पे? अगर आप कभी गए हो तो फिगर 9.6 ट्रीज ऑफ अ माउंटेन हैबिटेट। इफ़ यू लिव इन अ माउंटेन रीजन और हैव विजिटेड वन, अगर आप कभी गए होगे या कोई इफ़ रहता हो माउंटेन रीजन्स के बगल में, यू मे हैव सीन अ लार्ज नंबर ऑफ सच ट्रीज। आपने ऐसे ट्रीज ज़रूर देखे होंगे। बट हैव यू एवर नोटिस सच ट्रीज नेचुरली ग्रोइंग इन अदर रीजन? क्या आपने कभी नोटिस किया है कि ऐसे ही प्लांट्स, ऐसे ही ट्रीज़ कहीं कोई दूसरे रीजन में उग रहे हों नेचुरली? नो, मैंने तो नहीं देखा। हाउ आर दीज ट्रीज अडेप्टेड टू द कंडीशन प्रिवेलिंग इन देयर हैबिटेट? अब ये ट्रीज़ कैसे अडेप्ट करते हैं इतनी स्नोफॉल और जो ठंडा मौसम रहता है या हवाएं चलती रहती हैं, ये कैसे अडेप्ट करते हैं? दीज ट्रीज आर नॉर्मली कोन शेप्ड। ये कैसे रहते हैं? कोन, आप देख सकते हो ये कोन के जैसे, जैसे क्रिसमस ट्री होता है ना कोन शेप्ड का, वैसे होते हैं। एंड हैव स्लोपिंग ब्रांचेस, और उनकी जो ब्रांचेस होती हैं वो वी शेप, मतलब स्लोपिंग मतलब फिसलने, स्लोप जैसे होती है, मतलब घिसल पट्टी होती है ना स्लोप जैसे, वैसे होती है, स्लाइडी मतलब होती है। द लीव्स ऑफ सम ऑफ दीज ट्रीज आर नीडल लाइक, और उनकी कुछ की जो लीव्स होती हैं वो नीडल लाइक लीव्स होती हैं, नीडल जैसे मतलब सुई की जैसे होती हैं। दिस हेल्प्स द रेन वाटर एंड स्नो टू स्लाइड ऑफ ईजीली। और सो दैट ये क्यों होती हैं स्लोपी वेव, मतलब स्लोप
स्लोपी इनका शेप क्यों होता है कि जो स्नोफॉल वगैरह गिरे वो अटके नहीं उनमें, ईजिली नीचे फॉल हो जाए. There could be trees with shapes very different from these that are also present on mountain. और इनके अलावा, इन शेप्स के अलावा भी कुछ ट्रीज होते होंगे ऑफकोर्स जो माउंटेन्स में होते होंगे. दे मे हैव डिफरेंट काइंड ऑफ अडेप्टेशंस टू सर्वाइव ऑन द माउंटेन्स. और उनका अडेप्टेशन कुछ और होता होगा माउंटेन्स में सर्वाइव करने के लिए. एनिमल्स लिविंग इन द माउंटेन रीजन्स आर ऑल्सो अडेप्टेड टू द कंडीशंस देयर. अब वहाँ पे जो एनिमल्स रहते हैं वो भी उसके अकॉर्डिंग ही उनका अडेप्टेशन होता है. जैसे कि फिगर 9.7 ये कुछ एनिमल्स के बारे में बताया गया. पहले रीड कर लेते हैं. दे हैव थिक स्किन और फर टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड. उनके पास क्या होता है, उनके पास उनकी जो स्किन होती है वो बहुत मोटी होती है. यहाँ तो उनका फर होता है वो बहुत थिक होता है, सो दैट वो उनको ठंड से बचा पाए. फॉर एग्ज़ाम्पल याक्स हैव लॉन्ग हेयर टू कीप देम वार्म. याक जो होती हैं उनके पास उनके बाल बहुत लंबे लंबे होते हैं, इसी वजह से होते हैं, सो दैट वो उनको गर्म रख पाए. स्नो लेपर्ड हैज़ थिक फर ऑन इट्स बॉडी. और जो स्नो लेपर्ड होता है उसके पास भी थिक फर होता है. आप देख सकते हो ये याक और ये स्नो लेपर्ड, इसके पास इसका जो फर होता है, इसकी जो बॉडी होती है उसकी बहुत थिक होती है. और जो याक भी होती है इसके भी बाल बहुत लंबे लंबे और थिक होते हैं, सो दैट वो उसको गर्माई दे पाए. इंक्लूडिंग फीट एंड टोज. और जो स्नो लेपर्ड होता है उसके फीट और टोज पे भी थिक फर होता है कि वो गर्म रख पाए. दिस प्रोटेक्ट इट्स फीट फ्रॉम द कोल्ड व्हेन इट वॉक्स ऑन द स्नो. जैसे वो स्नो पे चलेगा तो उसके फीट को भी ठंड से बचा पाए. द माउंटेन गोट हैज़ स्ट्रॉन्ग हूव्स फॉर रनिंग अप द रॉकी स्लोप्स ऑफ द माउंटेन. और जो गोट होती है, माउंटेन गोट मतलब बकरियाँ होती हैं यहाँ की, उनके पास स्ट्रॉन्ग हूव्स होते हैं, सो दैट वो जल्दी जल्दी रॉकी जो स्लोप्स होती हैं, मतलब जो पत्थर वाली जो स्लोप्स होती हैं, माउंटेन मतलब जो पहाड़ होता है उस पर वो फटाफट चढ़ पाएँ. ये गोट. एज वी गो अप इन द माउंटेनियस रीजन्स. अब हम धीरे धीरे जैसे हम माउंटेन रीजन्स पे जाते जाएंगे, द सराउंडिंग्स चेंज एंड वी सी डिफरेंट काइंड ऑफ अडेप्टेशंस एट डिफरेंट हाइट्स. और हर जगह अलग अलग टेम्परेचर होगा, अलग अलग वेदर कंडीशंस होंगी, जो कि अलग अलग अबायोटिक फैक्टर्स होंगे, तो इनकी वजह से अडेप्टेशन भी चेंज होता जाता है. जैसे हम ऊपर बढ़ते जाएंगे माउंटेन्स के भी हम ऊपर बढ़ते जाएंगे एट डिफरेंट हाइट्स. नीचे आएंगे तो अलग होगा, ऊपर जाएंगे तो अलग होगा, माउंटेन्स पे अलग होता है. सो डिफरेंट हैबिटाट्स का डिफरेंट उनके अडेप्टेशन होता है. उनके प्लांट्स का शेप वगैरह अलग होगा, उनके एनिमल्स की स्किन का थिकनेस वगैरह अलग होगा. सो इस तरीके से वो प्लांट्स और एनिमल्स अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं. सो ये था हमारा डेजर्ट्स के बारे में पढ़ा और हमने माउंटेनियस रीजन्स के बारे में पढ़ा. अब हम नेक्स्ट कल करेंगे. टिल डैट आज की वीडियो पार्ट 3 को बहुत ज़्यादा अच्छे से देखिएगा, और एक बार नहीं 2 बार 3 बार कम से कम जब तक समझ में नहीं आ रहा क्लियरली तब तक देखिएगा. सो आगे का हम कल करेंगे. टिल डैट रीड एंड रिवाइज. और अभी तक पार्ट 1 पार्ट 2 और आज का ये पार्ट 3 तीनों अच्छे से देख लीजिएगा, सो दैट कोई डाउट ना रहे. एंड प्लीज़ कीप ऑन रीडिंग योर बुक तो इम्पॉर्टेंट है, उसको तो रीड करते ही रहिए. चाहे पुराने चैप्टर्स भी, हमने 8 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं, 8 चैप्टर्स भी आप रीड करते रहिए. ओके, टिल दैट स्टे सेफ एंड स्टे होम. थैंक यू.